सो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर नेम इज़ थ्री ऑर्डर्स। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे द सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस दैट केम बिटवीन 19 एंड 16 सेंचुरी। और जब रोमन एम्पायर गिर गया था तो जैसे जर्मेनिक पीपल और जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में थे उन्होंने ऑक्यूपाई करा था रीजन ऑफ इटली, स्पेन एंड फ्रांस। The absence of unifying political forces, military conflict was frequent। तो जो कोई political forces नहीं थी common, तो जो military conflicts थे वो बार बार होते रहते थे। And the need to gather resources to protect one's land become very important। और फिर जो land के लिए resources थे उनको प्रोटेक्ट करना था अपना लैंड, तो वो एक टाइम पे इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेंट्रल थी कंट्रोल लैंड के लिए। और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स थे वो डराइव हुए थे इम्पीरियल रोमन ट्रेडिशन से और जर्मन कस्टम से। क्रिश्चियनिटी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी रोमन एम्पायर की फ्रॉम 4th सेंचुरी, जो कि जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था तब भी थी, सर्वाइव कर रही थी तब भी क्रिश्चियनिटी जो ऑफिशियल रिलीजन था। द ग्रेजुअल स्प्रेड था सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप में। The church also came a major landholder and political power in Europe। जो चर्च के पास ही पावर थी वो एक मेजर लैंड होल्डर था पॉलिटिकल पावर का यूरोप में। द थ्री ऑर्डर्स इस चैप्टर में बेसिकली वी गॉन्ट टू फोकस अपॉन क्रिश्चियनिटी, प्रीस्ट, लैंड ओनर्स, नोबल्स एंड पीसेंट्स। सो इन द जो नोबल्स थे उसमें आ जाते थे किंग, क्वीन एंड जो अदर एलीट फैमिलीज़ थी। तो हम बस रिलेशन पढ़ेंगे इसमें क्रिश्चियनिटी, प्रीस्ट में, लैंड नोबल्स में एंड पीसेंट में, और जो चेंजिंग रिलेशनशिप थे इन थ्री ऑर्डर्स में, इन थ्री ग्रुप्स में। सो दिस इज़ द सोर्स। ओवर द लास्ट 100 years, मतलब in between the 100 years the European historians have done the detailed work on history of the region। तो जो historians थे उन्होंने जो history थी उस region की उस पर बहुत ज़्यादा detailed work करा था। even on the individual villages पे भी उन्होंने work करा था। तो और ये पॉसिबल हुआ था मिडीवियल पीरियड में जब उनको लॉट ऑफ मटेरियल मिला था, मतलब उनको ये सोर्स मिले थे, डॉक्यूमेंट्स मिले थे, डिटेल ऑफ लैंड ओनरशिप मिली थी, प्राइजेस मिले थे उस टाइम पे, लीगल केसेस हो गए, जैसे कि चर्च के पास उस टाइम पे केप्ट होता था, रिकॉर्ड रखते थे वो बर्थ, मैरिजेस, डेथ और भी एसेट्रा। तो उनको उस टाइम की रिलीजन तो उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था फैमिलीज़ का, पॉपुलेशन का, वो पता चल रहा था। जो इंस्क्रिप्शन थे चर्च में वो वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे ट्रेडर्स के बारे में, एसोसिएशंस के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, स्टोरीज़ के बारे में और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑल दीज कैन बी यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। और ये सब हिस्टोरियंस को हेल्प कर रहे थे उस टाइम की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ अंडरस्टैंड करने में। जो लॉन्ग पीरियड के थे चेंजेस लाइक पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होना, और जो शॉर्ट पीरियड के चेंजेस थे लाइक अगर कोई पीसेंट में रिवोल्ट्स हो जाते हैं वो भी। ऑफ द मैनी स्कॉलर्स इन फ्रांस, जो स्कॉलर्स थे फ्रांस से, उन्होंने वर्क करा था फीडुअलिज्म के बारे में। तो जो अर्लीस्ट वाला था वो था ब्लॉन्च। मार्क ब्लॉन्च एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे जो आर्ग्यू कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में कि दैट हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री। हिस्ट्री में सिर्फ हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में स्टडी नहीं करते बल्कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप और ग्रेट लाइफ ऑफ पीपल के बारे में स्टडी नहीं करते। हम एम्फसाइज करते हैं जोग्राफी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कि वहाँ की जोग्राफी कैसे है और वो वहाँ पे ह्यूमन को, वहाँ के पीपल को कैसे इम्पैक्ट कर रही है वहाँ की जोग्राफी। जो ब्लॉन्च की फीडुअल सोसाइटी थी अबाउट यूरोप, पर्टिकुलरली फ्रेंच सोसाइटी थी जो उस टाइम पे 19 to 1300 की, वो डिस्क्राइब कर रही थी डिटेल ऑफ सोशल रिलेशन, हायरार्कीज़, लैंड मैनेजमेंट एंड अदर पॉपुलर कल्चर ऑफ द पीरियड। और उसका करियर, मतलब जो ये था स्कॉलर, उसका करियर तब कट शॉर्ट हुआ जब नाजीज थे, उन्होंने इसको शॉर्ट कर दिया था इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंट्रोडक्शन टू द टू फीडुअलिज़म। तो जो टर्म है फीडुअलिज़म वो
यूज़ होती है, हिस्टोरियन उसको यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो इकोनॉमिक, लीगल और पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे थे यूरोप पे मिडीवियल एरा में। मिडीवियल एरा इज़ फ्रॉम 50th to 15th century. Between this time period it is known as medieval India era. डिराइव फ्रॉम जर्मन वर्ड, जो फ्यूडलिज्म है वो आया है एक वर्ड से, जर्मन वर्ड से, फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, और ये रेफ़र कर इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ सोसाइटी विच डेवलप इन मेडिवल फ्रांस, और ये उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताता है जो मेडिवल फ्रांस में थी। लेटर इन इंग्लैंड एंड सर्दर्न इटली। इन इकोनॉमिक सेंस, जो इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म का मतलब होता है वो रेफ़र करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है उसके बीच में रिलेशन फ्रॉम ऑफ लैंड्स एंड पीसेंट, जो रिलेशनशिप होता है लैंड और पीसेंट के बीच में वो इकोनॉमिक सेंस में बताता है। जो कल्टीवेशन होता था जो लैंड पे करते थे जो पीसेंट्स, वो बताता है ये। जो पीसेंट थे वो परफॉर्म करते थे लेबर सर्विसेज फॉर लॉर्ड्स, कि अगर उनकी पीस ऑफ लैंड पे कोई काम है तो वहाँ पे वो लेबर प्रोवाइड करते थे और फिर उसके एक्सचेंज में जो ऑनर्स होते थे, लैंड ऑनर्स, वो उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। और जो लैंड ऑनर्स थे उनके पास ना जुडिशियल कंट्रोल था पीसेंट्स के ऊपर। जो फ्यूडलिज्म है तो वो सिर्फ वो इकोनॉमिक के बारे में नहीं बताता, टू कवर द सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज वेल एज, वो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ एस्पेक्ट के बारे में भी बताता है। ऑल्सो द रूट्स ऑफ दिस हैज़ बीन ट्रेस्ड बाय द प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्ट इन रोमन एम्पायर, जो इसके रूट्स थे वो प्रैक्टिसेस थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे रोमन एम्पायर में एट द एज व्हेन द फ्रेंच किंग चार्लमार्क from 1742 to 1814 feudalism was established. The large part of Europe may be said to have emerged later in the 11th century. Second topic is France and England. Gaul, a province in Roman Empire, had been extensive coastline. So it is a geography, ये geography है जो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन बताती है, माउंटेन रेंजेस बताती है, लॉन्ग रिवर थे इस प्रोविंस के पास, फॉरेस्ट कवर ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन्स एंड सूटेड एग्रीकल्चर। द फ्रैंक्स थी जर्मेनिक ट्राइब, उन्होंने इसको एक नेम दिया था इस प्रोविंस को गॉल, और बाद में इसका नाम हो गया फ्रांस। From the 16th century, this region was a kingdom ruled by Frankish and French kings. तो 16th century से इस kingdom को French king या Frankish people rule कर रहे थे, ठीक है, और ये थे Christian basically. The French had a very strong link with the church. जो French थे उनके ना बहुत ज़्यादा strong link था, strong connection था चर्च के साथ, तो जो उनको स्ट्रेंथन कर रहा था, और ये जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो गया था 1800 के टाइम पे। जो पॉप थे उन्होंने, जो किंग था चार्लमार्क, उनको टाइटल दिया था द होली रोमन एम्परर टू इंश्योर द सपोर्ट, किस लिए, ताकि उनको सपोर्ट मिलता रहे। तो ये जो टाइटल था ये दिया था चर्च ने, जब, और इसलिए इनका रिलेशन था जो चर्च के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। अक्रॉस अ नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, तो फिर एक नैरो चैनल भी था वहाँ पे आइलैंड के बीच में, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, इन द 11th सेंचुरी के टाइम पे, जो कि कॉन्कर कर लिया था ड्यूक ने, जो कि मतलब अब किसके पास था, वो ड्यूक के पास था, फ्रॉम फ्रेंच प्रोविंस ऑफ द नॉर्मैंडी। तो जो फ्रेंच प्रोविंस थी उससे लिया था इन्होंने, किसने, ड्यूक ने लिया था। नाउ द थ्री ऑर्डर्स। French priests believe in the concept that people who are the members of the third order depending on their work. तो जो ये थ्री ऑर्डर थे ये इन्होंने कर रखे थे अपने वर्क पे, जो वो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने थ्री ऑर्डर सेट कर रखे थे, किस लिए, जो वो काम करते थे उसके ऊपर उन्होंने करा था कि थ्री ऑर्डर्स हम करते हैं। जैसे कि जो बिशप हो गए चर्च वाले लोग, उनका काम क्या है, प्रे करने का,
तो फर्स्ट ऑर्डर में आ गए, सेकंड में आ गए जो फाइट करते हैं, थर्ड में आगे जो मतलब जो हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक पीजेंट्री। सो जो फर्स्ट ऑर्डर के थे वो थे क्लर्जी, सेकंड में थे इट्स नोबिलिटी एंड थर्ड में पीजेंट्री, द सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी। सो नाउ वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी। प्रीस्ट जो प्रीस्ट थे वो अपने आप को प्लेस करते थे फर्स्ट ऑर्डर पे, एंड द नोबल्स एट द सेकेंड, नोबल्स को वो करते थे सेकेंड पे, और जो नोबिलिटी थी इन रियलिटी अ सेंट्रल रोल इन द सोशल प्रोसेसेस। तो जो नोबिलिटी थी वो क्या करती थी, वो एक रियलिटी ये थी कि वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती थी सोशल प्रोसेस में, जो भी सोशल काम होते हैं। क्योंकि जो क्लर्जी थे वो तो क्या करते थे, वो चर्च में करते थे, और नोबिलिटी क्या करती थी, वही तो थी जो पूरी टेरिटरी या पूरे किंगडम को चला रही थी, तो वो सेंट्रल रोल प्ले कर रही थी बिकॉज इट कंट्रोल द लैंड। दिस कंट्रोल वॉज आउटकम ऑफ अ प्रैक्टिस ऑफ वैसलेज। तो ये जो कंट्रोल था ये आउटकम था किसका, वैसलेज प्रैक्टिस का। जो किंग थे फ्रांस के वो लिंक कर रहे थे पीपल को बाय वैसलेज, मतलब कनेक्टेड थे किंग पीपल से, कॉमन पीपल से वैसलेज के थ्रू। सिमिलर प्रैक्टिस अमंग जर्मेनिक पीपल, और ये प्रैक्टिस कौन फॉलो कर रहे थे, जर्मेनिक पीपल भी, ऑफ होम फ्रांक्स वॉज वन, और उसमें से फ्रांक्स क्या था, वन, एक था उनमें से फ्रांक्स। द बिग लैंडलॉर्ड्स द नोबल्स वर वैसलेज ऑफ द किंग, जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, जो नोबल्स थे वो क्या थे, वैसल्स थे किंग के। द पीजेंट वर द वैसल ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और जो पीजेंट थे वो वैसल थे लैंडलॉर्ड्स के। नोबल मैन वर एक्सेप्टेड बाय द किंग एज अ सीनियर, जो नोबल मैन थे वो एक्सेप्टेड बाय द किंग कैसे थे, सीनियर टाइटल से। एज दे मेड अ म्यूचुअल प्रॉमिस, क्योंकि वो एक म्यूचुअल प्रॉमिस कर रहे थे लॉर्ड से, दैट जो लॉर्ड वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है वन हु प्रोवाइड ब्रेड, इसीलिए ये इसलिए वो उनको कहते थे सीनियर, ये सीनियर टाइटल था, क्योंकि जो लॉर्ड थे वो द लॉर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग वन ऑफ हु प्रोवाइड ब्रेड, मतलब जो खाना प्रोवाइड करते हैं ब्रेड, इसलिए उनको ये वाला टाइटल प्रोवाइड हुआ। जो प्रोटेक्ट करते हैं वैसल्स को, हु वुड बी लॉयल टू हिम, और जो क्या है वो जो वैसल्स है वो लॉयल किससे रहेंगे, किंग से रहेंगे। दिस रिलेशन इवॉल्व एलोबरेट रिचुअल्स एंड एक्सचेंज ऑफ वूल्स टेकन बाय द बाइबल ऑफ द चर्च, और जो रिलेशन था वो इन्वॉल्व करता था रिचुअल्स को, एक्सचेंज ऑफ वॉल्स टेकन ऑन द बाइबल इन द चर्च, और ये किस में लिखा था, बाइबल ऑफ द चर्च। एट दिस सेरेमनी, जो ये सेरेमनी थी जो अभी बताई है, ये वैसल रिसीव करते थे एक रिटन चार्टर और अ स्टाफ ऑफ इवन अ क्लॉड ऑफ अर्थ एज अ सिंबल ऑफ द अर्थ एज दैट हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर। जैसे कि कोई किंग है उसने किसी पीजेंट्री को या फिर जो भी उसके वैसल से उसको दिया, तो वो कैसे एक सिंबल के थ्रू देते हैं, जैसे कि उन्होंने मिट्टी दे दी उसको कि ये सिंबल है कि हमने तुम्हें क्या करा, रिसीव करा एक चार्टर। ये एक सेरेमनी थी उस टाइम की। द नॉबल्स इंजॉयड अ प्रिविलेज स्टेटस, जो नॉबल्स थे वो एक स्टेटस इंजॉय कर रहे थे। ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, जो उनके पास क्या था, पूरा कंट्रोल था जो प्रॉपर्टी है उनके पास उस टाइम पे। वो रेस करते थे ट्रूप्स कॉल्ड फीडुअल लीव्स, उस टाइम की ट्रूप्स को कहते थे फीडुअल लीव्स, जो कि कौन रेस करते थे, नोबिलिटी वाले पीपल। द लॉर्ड हेल्ड हिज ओन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड कुड इवन कॉइन हिज ओन मनी। सो ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड। तो जो भी लोग हैं जो उस ज़मीन पे रह रहे हैं उन सबका लॉर्ड कौन है, वो किंग ही है। ही ओन्ड वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विच कंटेन्ड हिज ओन ड्वेलिंग्स, और वो वाला एरिया कंट्रोल करते थे जिसमें जिसमें वास्ट ड्वेलिंग थी, प्राइवेट फील्ड्स थी, पैस्चर थे, होम्स थे, फील्ड्स थी, टीनेंट और पीजेंट्स रहते थे। सो हिज हाउस वॉज कॉल्ड मेनोर, और इसको क्या कहते हैं, मेनोर कहते थे। ये किसका एरिया है, ये किंग का एरिया है जहाँ वो रहता था। ठीक है, वहाँ पे क्या थी, ड्वेलिंग्स थी, प्राइवेट फील्ड्स थे, पैस्चर थे, होम्स थे, और टीनेंट और पीजेंट्स भी रहते थे, सो दैट दे कैन प्रोवाइड सर्विस टू देम। और उस हाउस को जहाँ लॉर्ड रहते थे उसको कहते थे मेनोर।
हिज प्राइवेट लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाई पीसेंट, जो उसकी प्राइवेट लैंड थी वो कौन कल्टिवेट कर रहा था, लॉर्ड की पीसेंट कल्टिवेट कर रहे थे, whom were also expected to act as the foot soldier in the battle when required। और जो पीसेंट्स थे ना, इनको ही सोल्जर के तरह ट्रीट करा जाता था, बिकॉज जब कोई बैटल होएगी तब ये सोल्जर्स ही होंगे जो वहाँ पे, ये पीजेंट्स ही वो होंगे जो सोल्जर की तरह करेंगे बैटल में काम, ठीक है। तो इन एडिशन टू द वर्क ऑन देयर ओन फार्म्स, वो मतलब जो नॉबल्स थे, वो जो किंग थे, जो नोबल्स थे, वो क्या करते थे, जो ये होते थे पीजेंट, इनसे वहाँ पे मिलिट्री का भी सर्विस प्रोवाइड ली जाती थी और एग्रीकल्चर में भी इनसे ही काम लिया जाता था। तो जो मैनोर एस्टेट है, मतलब जहाँ पे वो किंग रहता है, वो कैसी थी, द लॉर्ड हैड हिज ओन मैनोर हाउस, जो लॉर्ड है उसके पास खुद का एक मैनोर हाउस होता था। ही ऑल्सो कंट्रोल विलेजेस, जो वो विलेजेस को भी कंट्रोल करता था। सम लॉर्ड्स कंट्रोल 100 ऑफ विलेजेस, कुछ लॉर्ड तो मतलब 100 ऑफ विलेजेस भी करते थे कंट्रोल, वेयर पीसेंट लिव, और वहाँ पे कौन रहते थे, पीसेंट रहते थे। जो छोटी सी मैनोर एस्टेट होती थी जहाँ पे वो लॉर्ड रहता था, वो करते थे अ डजन ऑफ फैमिलीज़, और जो लार्जर एस्टेट होती थी वहाँ पे कितनी फैमिलीज़ रहती थी, वहाँ 50 to 60 फैमिलीज़ रहती थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वॉज फाउंड ऑन द एस्टेट, मतलब एस्टेट में सारी चीज़ें मिल जाती थी जो डेली यूज़ में काम आती है, जैसे ग्रेन हो गए, ग्रोन इन द फील्ड्स, ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स हो गए, दैट मेंटेन द लॉर्ड इम्प्लीमेंट्स रिक्वायर्ड हिज वेपन्स, वाइल स्टोन्स हो गए, लुक्ड आफ्टर हिज बिल्डिंग, वेमेन स्पन हो गए जो कि क्या करते थे, फैब्रिक का काम करते थे, चिल्ड्रन हो गए जो कि क्या करते थे, लॉर्ड के लिए वाइन प्रेस के लिए काम करते थे। जो द एस्टेट हैड एक्सटेंसिव वुडलैंड्स, जो एस्टेट थी मतलब जहाँ वो मैनोर रहता था, वो क्या था, उसके पास एक्सटेंसिव वुडलैंड थी, फॉरेस्ट थे, और लॉर्ड्स हंटेड, और मतलब ना जहाँ पे फॉरेस्ट में क्या करते थे, जो लॉर्ड थे वो हंट करते थे। दे कंटेन्ड पैस्चर वेयर हिज कैटल एंड हिज हॉर्सेस ग्रेज, तो मतलब वो पैस्चर भी कंटेन होते थे वहाँ पे, मतलब पैस्चर भी थे जहाँ पे जो कैटल थी और हॉर्सेस थे वो ग्रेस करते थे। वहाँ चर्च भी था ऑन द एस्टेट एंड द कैसल फॉर डिफेंस, चर्च भी था और डिफेंस के लिए कैसल भी था मैनोर एस्टेट में। फ्रॉम द 13th सेंचुरी से जो कैसल थे वो बड़े बनने लगे फॉर द रेजिडेंट ऑफ द नाइट फैमिली, वो जो कैसल थे वो और बड़े बनने लगे ताकि जो नाइट की फैमिली है वो वहाँ रह सके। इनफैक्ट जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के कैसल हो गए वर प्रैक्टिकली अननोन बिफोर द नॉर्मन कनक्वेस्ट, मतलब जो इंग्लैंड में कैसल थे ना वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कब, बिफोर जब नॉर्मल नोमन पीपल ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, उससे पहले वहाँ पे जो कैसल थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उसके बाद ये कैसल बनने स्टार्ट हुए। एंड डेवलप्ड एज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तब ये कैसल क्या है, अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखा जाता है, मिलिट्री पावर के लिए होता है, अंडर द फ्यूडल सिस्टम। The manor could not be completely self-sufficient because salt, millstones and metalware had to be obtained from outside sources। जो मैनोर का एस्टेट होता है जहाँ पे वो किंग रहता है वो पूरा खुद से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज जो सॉल्ट होगा कॉमन यूज़ में आता है, मिल स्टोन्स हो गए या मेटलवेयर हो गए, वो तो बाहर से ही आएंगे, इसीलिए। These lords who wanted a luxurious lifestyle and were keen to buy rich furnishing, musical instrument and ornaments not locally produced and get to these from other places, क्योंकि जो ये lords होते हैं इनको luxurious lifestyle अच्छी लगती है, जैसे कि rich furnish हो गए, musical instrument हो गए, ornaments, और ये वहाँ पे उस जगह मिलते नहीं है तो फिर इनको बाहर से ख़रीदने पड़ते हैं ये सब। Knights From the 9th century there were a frequent localized war in Europe। जो 9th century थी वहाँ पे क्या थी, frequent localized war चल रही थी 9th century के टाइम पे। जो पीजेंट थे, सोल्जर थे, वो सफिशिएंट नहीं थे उस टाइम पे, और जो गुड कार्वरी थी वॉज नीडेड, मतलब जो यूज़ होते हैं वॉर के टाइम पे रिसोर्सेज, वो उस टाइम पे शॉर्टेज थी और उनकी ज़रूरत थी।
दिस लेड टू ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यू सेक्शन ऑफ पीपल, और इसलिए एक नए सेक्शन ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ी जिनको कहते हैं नाइट्स। दे वर लिंक टू द लॉर्ड्स, और जो ये नाइट्स थे ना ये लिंक थे लॉर्ड से, जस्ट एज लेटर वर लिंक टू द किंग। द लॉर्ड गेव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड, और जो ये लॉर्ड थे ना ये नाइट को एक टुकड़ा देते हैं ज़मीन का जिनको कहते हैं 5 एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, और एक प्रॉमिस लेते हैं कि इनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जो ये 5 था ये इनहेरिटेड था, मतलब जनरेशन टू जनरेशन चल रहा था। इट एक्सटेंडेड टू एनीथिंग बिटवीन दिस एरा और मोर, इंक्लूडिंग अ हाउस फॉर नाइट एंड हिज फैमिली। मतलब इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक हाउस इंक्लूड होता है नाइट का, फैमिली, अ चर्च एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउसेस। इट डिपेंड्स लाइक जैसे कि वाटर मिल हो गया, वाइन प्रेस हो गया, जिनका यूजेस डे टू डे में यूज़ होता है, डे टू डे लाइफ में, एज वेल एज द फीडुअल मैन्योर। द लैंड ऑफ फिफ वॉज कल्टिवेटेड बाई पीसेंट। इनको जो लैंड था जो इनको दे रखा था वो कौन कल्टिवेट करता था, वो पीसेंट्स करते थे। और इसके बदले में जो नाइट्स थे वो उनको पेड हिज लॉर्ड और रेगुलर फी एंड प्रॉमिस टू फाइट, और इसके बदले वो क्या करते थे, वो एक लॉर्ड से प्रॉमिस करते थे दैट कि वो वॉर में उनको प्रोटेक्ट करेंगे और फाइट करेंगे। To keep their skill, knights spend each day fencing and practicing। जो टैक्टिक्स थे वो टैक्टिक्स का यूज़ करके मतलब करते थे ताकि अगर वॉर हो जाए तो दे कुड प्रोटेक्ट, तो इसलिए वो ना प्रैक्टिस करते थे। अ किंग माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड, तो जो नाइट था ना वो एक से ज़्यादा लॉर्ड को सर्व कर रहा था। और इन फ्रांस, उस टाइम पे जो फ्रांस था, फ्रॉम 12th सेंचुरी, माइंडस्टेप ट्रैवल फ्रॉम मेनोर टू मेनोर सिंगिंग सॉन्ग विच टोल्ड स्टोरीज। जो वो क्या करता था, मिन्स्ट्रल्स क्या करते थे, वो मेनोर टू मेनोर तक जाते थे जहाँ वो रहते हैं, सिंगिंग सॉन्ग, गाना गाते हुए, स्टोरीज बताते हुए जो हिस्टोरिकल थी एंड पार्शली इन्वेंटेड, और कुछ मतलब उन्होंने अपने आप से बना रखी थी, जैसे अबाउट द ब्रेवरी ऑफ किंग्स एंड नाइट्स, जो बहादुरी थी किंग और नाइट की। इन द एज when not too many people could read and manuscript were few, वो उस टाइम की बात कर रहे हैं हम जब पीपल इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, और मैन्यूस्क्रिप्ट थी जिस पे वो लिखते हैं वो बहुत कम थी। तो ये क्या करते थे, ये ट्रैवल करते थे स्टोरी सुनाते हुए, और ये बहुत पॉपुलर भी थे। मैनी मैन्योर्स हैव नैरो बालकनी अबव अ लार्ज हॉल, जो मैन्योर्स थे जहाँ वो रहते थे किंग वगैरह लॉर्ड्स, वो क्या थे, वो नैरो थी, पतली सी थी। अ लार्ज हॉल वेयर द पीपल ऑफ मैन्योर गैदर्ड फॉर मील्स, और एक लार्ज हॉल था जहाँ जो पीपल थे मैन्योर के वो क्या करते थे, वो गैदर होते थे खाना खाने के लिए। दिस वॉज अ मिन्स्ट्रेल गैलरी फ्रॉम वेयर द सिंगल एंटरटेन नोबल्स वाइल दे फीस्टेड। तो मतलब ये गैलरी थी जहाँ से वो सुनते थे और एंटरटेनमेंट होता था इससे। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी। द कैथोलिक चर्च हैज़ इट्स ओन लॉज, जो कैथोलिक चर्च है उसके खुद के लॉज हैं, जो ओन लैंड है गिवन टू इट बाय द रूलर्स एंड कुड लीव टैक्सेस। इट वॉज दस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, तो ये बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इसलिए, और ये डिपेंड नहीं होता किसी भी किंग पे। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वॉज अ पॉप, और जो हेड है वेस्टर्न चर्च का वो है पॉप। वो कहाँ रहता है, वो रोम में रहता है। द क्रिश्चियन इन द यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लर्जी, तो जो क्रिश्चियन थे यूरोप के वो गाइडेड किससे थे, वो बिशप से थे और क्लर्जी से थे। हु कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर, और ये वही पीपल थे जो फर्स्ट ऑर्डर में कंसिस्ट करते थे। मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च, बहुत सारे विलेजेस के खुद के चर्च थे। वेयर पीपल असेंबल्ड एवरी संडे, जहाँ पे पीपल थे वो हर संडे को आते थे टू लिसन द सरमन, जो सरमन होता है उसको सुनने के लिए। बाय द प्रीस्ट, जो सरमन करता था कौन करता था, प्रीस्ट करता था। एंड प्रे टुगेदर, और ये प्रे करते थे। एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट, हर कोई प्रीस्ट नहीं बन सकता। सर्व्स वर बैंड एज वेल एज द फिजिकल चैलेंज, जैसे जो सर्व्स हो गए वो नहीं बन सकते, जो फिजिकली चैलेंज पीपल है वो नहीं बन सकते, वुमेन नहीं बन सकती। मैन हु बिकम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी, और अगर कोई मैन प्रीस्ट बनना चाहता है तो उसको
मैरी करने की परमिशन नहीं है। जो बिशप्स है वह रिलीजियस नोबिलिटी, जो बिशप्स है वो क्या है, वो रिलीजियस नोबिलिटी है, लाइक लॉर्ड्स हु ओन द वास्ट लैंड एस्टेट, जैसे कि जो लॉर्ड होता है वो ओन करता है वास्ट लैंड एस्टेट। ऐसे द बिशप्स ऑल्सो हैड द यूज़ ऑफ वास्ट एस्टेट, जो बिशप है वो क्या कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं वास्ट एस्टेट को। लिव विद द ग्रैंड पैलेसेस, वो ग्रैंड पैलेसेस बड़े बड़े महलों में भी रह सकते हैं। द चर्च वॉज एंटाइड टू द 10th शेयर ऑफ वट एवर द पीसेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, और जो चर्च है वो क्या करता था, वो एंटाइटल्ड करता था 10th शेयर ऑफ वट एवर द पीसेंट प्रोड्यूस, वो ले लेता था जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, मतलब 10th शेयर ऑफ द पीसेंट जो प्रोड्यूस करते थे लैंड पे, फ्रॉम देयर लैंड, ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। और इसको कहते थे तिथे। ये एक टैक्स होता था बेसिकली। मनी ऑल्सो केम इन द फॉर्म ऑफ